Hi students, you all are doing well. Now we are here with fourth and last session of the age of industrialization. Where did the workers come from? लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन फाइनली इंडिया में आ गया था. अब जब इंडिया में इंडस्ट्रीज़ आ गई तो उसमें वर्कर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी. इस पार्ट में हम यही डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रीज़ के आने से लेबर की डिमांड बढ़ गई थी. लेबर डिमांड हैड इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज़ दैट वाज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया. इंडस्ट्रीज़ रिवॉल्यूशन इंडिया में थोड़े ब्रेक में हो रहा था और हमें ये देखने को मिलता था कि मोस्टली जहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप होती थी, लेबर्स या वर्कर्स उसके साथ उसके आसपास के गांव से आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 1911 में देखा गया था कि 50% ऑफ वर्कर्स इन बॉम्बे मील वर फ्रॉम रत्नागिरी. रत्नागिरी इज़ द प्लेस इन महाराष्ट्र नियर बॉम्बे. ज़्यादातर वर्कर्स वहीं से आते थे. एक और एग्ज़ाम्पल है कानपुर मिल का, वहाँ भी आसपास के गाँवों से वर्कर्स आते थे. अर्लियर पीपल यूज़ टू कम फ्रॉम नियर बाय विलेजेस, बट जैसे ही ये बात कहीं दूर पहुंचती या इंडस्ट्रीज़ कहीं लोगों को पता पड़ता कि इंडस्ट्रीज़ सेटअप हुई है और यहाँ पर जॉब मिल रही है, जॉब की अपॉर्चुनिटी है, तो लोग दूर दूर से भी जॉब की तलाश में आने लगे थे. जैसे अगर बॉम्बे की मील है तो लोग दूसरी स्टेट से, जैसे मद्रास से लोग आने लगे थे, कलकत्ता से लोग आने लगे थे इन सर्च ऑफ जॉब. अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें एक अलग ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने बूम ले लिया था. 1901 में कोई करीब 5 लाख 84,000 वर्कर्स थे इंडियन फैक्ट्रीज़ में और 1946 के आते आते 24,36,000 वर्कर्स हो गए थे. तो सोचो इतना ट्रिमेंडस इंक्रीज़ आया था वर्कर्स की संख्या में. एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड का जो टास्क था, वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया, राइट. तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस वॉज आउटसोर्स्ड बाय द फाउंडर और ओनर ऑफ द कंपनी टू अ पर्सन नेम्ड जॉबर. जॉबर नाम के व्यक्ति को इंडस्ट्रीज़ के वर्कर्स रिक्रूटमेंट की जवाबदारी देते थे. जॉबर एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होता था. जॉबर की एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन बन चुकी थी क्योंकि उसके हाथ में था लोगों की नौकरियां लगवाना. तो विलेज दैट क्या होता था कि द विलेज दैट जॉबर यूज टू बिलोंग टू, तो उस गांव के लोग अगर नौकरी के लिए आते थे तो वे बहुत हेल्प करते थे. वे जॉब भी दिलवाते थे, उनको सेटल भी करते थे और समय समय पर उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो उनको पैसा भी देते थे, उनके साथ अच्छे से ट्रीट भी करते थे. बट अगर किसी की कोई पहचान नहीं है, जॉबर से अगर उनके कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं है और अगर वो नौकरी का इच्छुक है तो जब जॉबर से काम निकलवाना थोड़ा मुश्किल होता था. वो पैसे की मांग करता था, गिफ्ट की मांग करता था, जॉबर हरास करते थे. तो इस तरह से वर्कर्स की जॉब जॉबर के हाथ में थी. जॉबर का क्या रोल था यह भी हमने पढ़ा. जॉबर की पोजीशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होती जा रही थी. जॉबर के हाथ में सारी अथॉरिटी थी. नाउ बच्चों, वी विल रीड द पिक्यूलरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. इंडिया में इंडस्ट्रीज़ तो आ गई पर उनके क्या फीचर्स थे, पिक्यूलरिटीज़ क्या थी. पिक्यूलरिटीज़ से मतलब है फीचर्स. हम पढ़ चुके हैं कि यूरोपियन पावर इन द अर्लियर सेशन. आई टोल्ड यू कि यूरोपियन पावर वर डोमिनेटिंग द इंडस्ट्रीज़ एंड अफेयर्स रिलेटेड टू द इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया. क्योंकि हम कॉलोनाइज्ड थे इसलिए यूरोपियन पावर हमें डोमिनेट कर रही थी. यूरोपियन पावर्स वर इंटरेस्टेड इन इंडिया फॉर सम स्पेसिफिक आइटम. फॉर एग्जाम्पल, they were interested in tea and coffee plantation. They were interested in mining, jute,
इंडिगो, ओपियम। तो बच्चों यूरोपियन पावर कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में ही इंटरेस्टेड थी। हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने वो चीज़ें छोड़ दी जिसमें ब्रिटिश कंपटीशन था, बिकॉज़ वो नहीं चाहते थे कि उनका कंपटीशन ब्रिटिश से हो जो ऑलरेडी इतना पावरफुल है। तो वो वाली चीज़ उन्होंने पहले ही छोड़ दी। देन इंडियन मर्चेंट्स अवॉइडेड कॉम्पिटिंग विद द मैनचेस्टर गुड्स। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि मैनचेस्टर गुड में अपना मार्केट एक्सपांड करने के लिए इंडिया में अपना फिनिश गुड भेजना शुरू कर दिया था। तो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोचा कि धंधा जमाना है तो ये वाले गुड्स तो छोड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कंपटीशन बहुत स्टिफ है, वो भी कॉलोनियल पावर के साथ। सो दे लेफ्ट दोज एरिया। तो दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग फैब्रिक एंड दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्ट। इंस्टेड दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग कोरस यार्न। कोरस यार्न ऐसी चीज़ है जो बच्चों ब्रिटिश इंडिया में एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। ब्रिटिश इंडिया में भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे और उन्हें चाहिए भी नहीं थी, वो इंपोर्ट भी नहीं हो रही थी, बिकॉज दे वर इंटरेस्टेड इन फाइनर क्वालिटी ऑफ कॉटन। और कोरस यार्न जो होता था वो थोड़ा उससे मोटा कपड़ा बनता था। ओके, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द कोरस क्वालिटी ऑफ कॉटन। इंडियन मर्चेंट्स ने सोचा ये सही चीज़ है, इससे हम इंडिया का मार्केट एक्सपांड कर सकते हैं। सो दे स्टार्टेड सप्लाइंग दिस कोरस यार्न, मोटा धागा, टू वीवर्स इन इंडिया एंड ऑल्सो स्टार्टेड टू एक्सपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन चाइना। सो इंडिया मर्चेंट्स इन चाइना के साथ कोरस कॉटन का ट्रेड किया। नाउ वी विल कम टू ऑन सेकेंड फीचर। अब क्या हुआ, थोड़े दिन बाद इंडिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया। गांधी जी कॉल आउट लाउड टू एंटायर नेशन। गांधी जी ने पूरे देश को कहा कि बायकॉट द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, बॉयकॉट ऑल दोज कॉलोनियल प्रोडक्ट्स दैट यू हैव बीन यूजिंग। उनकी कॉल पर पूरे इंडिया ने रिस्पॉन्स करा था और इसी के साथ इंडस्ट्रीज वर बीइंग अटैक्ड। सो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट दे स्टार्टेड प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट टू पुट टैरिफ बैरियर। उन्होंने कहा जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है उस पर टैरिफ बैरियर लगाओ, वरना हम कैसे अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाएंगे, कैसे प्रॉफिट कमा पाएंगे। एट द सेम टाइम प्रॉब्लम ये हुई कि द डिमांड ऑफ द कोरस कॉटन इन चाइना वॉज डिक्लाइन। अब चाइना के पास कोरस कॉटन का अपना खुद का प्रोडक्शन था और जापान से भी आ रहा था। अब हमारे ट्रेड चाइना के साथ अब हॉल्ट हो गया था। अब तीसरा फीचर जो था वो हमारे फेवर में था। अब क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वार में डायरेक्टली इन्वॉल्व था। ब्रिटिश मिल्स बिजी हो गई थी विथ वार प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ द आर्मी। सडनली ब्रिटेन खुद अपने यहाँ पर वार से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें लग रही थी वो उनका प्रोडक्शन वो खुद अपने होम कंट्री में करने लगा था। हमारे यहाँ का मैनचेस्टर इंपोर्ट में डिक्लाइन आ गया था क्योंकि ब्रिटेन जो था वो अब प्रोडक्ट्स बनाने में, वार प्रोडक्ट्स बनाने में बिजी हो गया था। अब उसको खुद नाउ दे हैड बेटर प्रायोरिटी इन देयर ओन कंट्री। सो व्हेन दे वर बिजी प्रोड्यूसिंग फॉर द वार, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट वर एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग देयर ओन बिजनेस इन द इंडिया। एक और चीज़ कि इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन, वी वर कॉलोनाइज्ड। तो इतना ज़्यादा डिमांड था फर्स्ट वर्ल्ड वार में चीज़ों का, जैसे जूट बैग्स, क्लॉथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म्स, टेंट, लेदर, बूट्स एक्सेट्रा। ये सारा डिमांड ब्रिटेन मीट नहीं कर पा रहा था। ब्रिटेन डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा था तो इंडिया उसका भी प्रोडक्शन कर रहा था। तो बच्चों इंडियंस स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फॉर द होम मार्केट
और ऑल्सो एंड दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन विच ब्रिटेन वॉज डायरेक्टली इन्वॉल्व। ये चीज़ हमारे फेवर में प्ले कर रही थी। दिस वॉज अ ब्लेसिंग फॉर इंडियंस, और इतना ज़्यादा बूम हो गया कि रात रात भर इंडस्ट्रीज़ में काम चलता था, वर्कर्स को संडेज़ को बुलाया जाता था, आउटपुट ज़्यादा लिया जाता था, लेबर डिमांड बहुत बढ़ गई थी, सब कुछ सही चल रहा था। बेसिकली इंडियन इंडस्ट्रीज़ वर बूम्ड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रिटेन ने सोचा अब वार ओवर हो गया है, अब मार्केट को इंडियन मार्केट कैप्चर करते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन ऑलरेडी अपनी प्रॉब्लम से डील कर रहा था। दे वर इन ग्रेट डेप्थ, वो बहुत कर्ज में था। दे कुडंट रिकैप्चर द इंडियन मार्केट बिकॉज इंडियंस इंडस्ट्रियलिस्ट हैड ऑलरेडी सेट अप देयर बिजनेस बाय देन इन इंडिया। उसके बाद से हमारी इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी सॉर्ट होना शुरू हो गई थी। अब हम पूर्ण स्वराज की तरफ जा रहे थे। सो obviously there was a tendency in the people of India itself कि not to use the product made in Manchester or in Europe। तो इस टॉपिक के 4 हमने फीचर्स पढ़े। Now we will read about the small scale industries production। अब बच्चों आपको लगेगा कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ आ गई थी तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बैकफीड मिल गया होगा, पर ऐसा नहीं था। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो थी दे वर ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज़ दैट वी वर हैविंग। 100% में से जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ थी वो 60 से 67% इंडस्ट्रीज़ वर सिचुएटेड इन प्लेसेस वेयर दे हैव पोर्ट्स फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे, कैलकट्टा। लार्ज इंडस्ट्रीज पोर्ट के पास ही सेटअप हो रही थी। दे वर सिचुएटेड इन पोर्ट एरियाज बिकॉज इट वॉज ईजी टू एक्सपोर्ट फिनिश गुड्स और एनी अदर प्रोडक्ट्स थ्रू एनी अदर नेशन। बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था उनका पोर्ट एरिया में। लेकिन बाकी पूरी कंट्री में क्या था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चल रही थी। रेस्ट ऑफ द कंट्री में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ चल रही थी। छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे घरों में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ चल रही थी जो रजिस्टर्ड भी नहीं थी। रजिस्टर्ड तो 5 से 10% इंडस्ट्रीज़ ही थी। 1911 से 1931 तक तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इंडिया में इतनी थी कि उनकी कुछ तो फ़ायदा हो ही रहा होगा। ऐसा क्यों? वाई वॉज दे नॉट हिट with that all was going around in the industries in India? एक्चुअली इसके 2-3 रीज़न है। पहला ये कि दे हैड अडॉप्टेड टू द टेक्नोलॉजी। चीप मशीन मेड गुड्स से उन्होंने स्पिनिंग इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय तो कर दिया था, बट दे आर नॉट एबल टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द हैंडलूम इंडस्ट्रीज़, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने अपने कदम से कदम मिलाना शुरू कर दिया था। सो हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ हैड अंडरस्टूड दैट दे कैन नॉट असाइड टेक्नोलॉजी। Technology has become the part of द लाइफ नाउ। हाउ अब क्या हुआ कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी एंड द वर्क दैट दे वर इनटू एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल ऐसी कोई मशीन नहीं थी जिसमें कोई लेबर की ज़रूरत नहीं है। इट वाज जस्ट मशीन जो हैंडलूम का काम और इफ़िशिएंटली करती थी। पर वर्कर आउटपुट और अपनी इफ़िशियंसी उनकी बढ़ गई थी। फ्लाइंग शटल से नुकसान होने की जगह उन्हें फ़ायदा ही हो रहा था। ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट कर ली थी। ऑल्सो दे हैड मेकिंग अदर स्मॉलर चेंजेस। नए पैटर्न्स, नई डिज़ाइंस बदलते समय के अनुसार वो अब चेंजेस कर रहे थे। To keep themselves evolved and updated with the technology and the new era which was going to come ahead. In fact, 35% of the handloom industries in India has adopted flying shuttle in 1941. साउथ के कई एरिया में जैसे मैसूर, कोचीन, बंगाल में 70 से 80% प्रोडक्शन फ्लाइंग शटल के साथ हो रहा था। दूसरा उन्होंने जो काम किया था ये कि हम टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे थे। दूसरी बात की थी, अब इंडिया में 2 तरह के क्लॉथ्स प्रोड्यूस
होने लगे थे. वन काइंड ऑफ क्लॉथ दैट वी वर मेकिंग वॉज वॉर्न बाय द पुअर पीपल एंड द अदर काइंड ऑफ द क्लॉथ वॉज वॉर्न बाय द रिचर पीपल. वाई? बिकॉज वन फैब्रिक वॉज कोरस, मतलब थोड़ा मोटा था, तो कोरस वाला क्लॉथ पुअर पीपल प्रेफर करते थे क्योंकि वो थोड़ा सस्ता होता था. फाइन क्वालिटी का क्लॉथ रिच लोग पहनते थे क्योंकि उसकी क्वालिटी फाइन थी. सो कोर्स क्लॉथ की डिमांड फ्लक्चुएट होती रहती थी. जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, पीजेंट्स और फार्मर्स की फसल ख़राब हो गई तो वो भी अनएम्प्लॉयड हो जाते थे. दे वेंट आउट ऑफ द बिजनेस. तो कोर्स क्लॉथ की डिमांड फ्लक्चुएट होती रहती थी. बट ऑन द अदर हैंड रिच पीपल जो फाइन क्वालिटी का क्लॉथ खरीदते थे, डिमांड फ्लक्चुएट कब होती थी? क्योंकि रिच अगर गरीब हो भी जाए तो इतना गरीब नहीं होता था कि कपड़ा भी खरीद ना सके. द डिमांड ऑफ द फाइनर क्वालिटी क्लॉथ वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द फेमाइन, अनएम्प्लॉयमेंट और एनी अदर एल्स. एक और चीज़, बनारसी साड़ी, बलचूरी साड़ी, ये जो बढ़िया हैंडलूम का सामान है, ये मशीन मेड गुड्स थोड़ी बनाएंगे. इसका प्रोडक्शन ही नहीं हो सकता था. हाथ की जो बात है वो हाथ की है, क्योंकि रिच लोगों को कस्टमाइज्ड चीज़ पसंद थी, आती थी. हमने यूरोप के लिए भी सेम चीज़ पढ़ी थी कि ये जो मतलब क्योंकि उनको हैंडलूम पसंद था और हैंडमेड चीज़ें मशीन मेड चीज़ों से कोई जोड़ ही नहीं कर पा रही थी. तो ये भी एक फीचर था, लेकिन ऐसा नहीं था. ऑल द पीपल who were involved in the weaving craft industry, they were living happy. Some had to face some problem in the some families. All the members of the family were involved in the production process. They lived hard lives and worked long hours. मार्केट फॉर गुड्स पढ़ेंगे बेटा. अब हम देखते हैं कि मार्केट सब जगह है. रेडियो पर, टेलीविज़न पर, न्यूज़पेपर में, सब जगह विको टर्मरिक के जंगल से लेकर बच्चों सर्फ एक्सेल तक की सोशल एड तक मार्केटिंग सब जगह है. एक्चुअली मार्केटिंग हैज़ टेकन ओवर देन entire world, each and every sphere. The entire time, in earlier time, मतलब कि पहले ऐसा सब कुछ नहीं था, इसलिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी. बहुत पहले मार्केटिंग का अपना एक अलग तरीका होता था. काफ़ी अलग तरह की मार्केटिंग होती थी. सबसे पहले शुरू हुआ था लेबल लगाना. लेबल पर लिखा होता था मेड इन मैनचेस्टर. लेबल लगाने से होता क्या था कि दो चीज़ पता पड़ती थी. एक तो प्रोडक्ट बना कहाँ से और किसने बनाया है. इससे कंपनी भी पता चलती थी और प्लेस कहाँ बना है ये भी पता चलता था. और जब इंडियंस पढ़ लेते थे कि मेड इन मैनचेस्टर, तो उनको लगता था कि ये चीज़ ट्रस्टेबल है, बाहर से बनकर आया है तो अच्छा ही होगा. अभी भी हम इंडियंस के यही हाल है. मेड इन मैनचेस्टर लिखा है तो लोगों को क्लॉथ खरीदने के लिए कॉन्फिडेंस आ जाता था. इसलिए यूरोपियंस अपने फिनिश गुड्स पर ये लेबल लगाते थे. दूसरा उन्होंने जो काम किया था, दे अंडरस्टूड इफ दे विल पुट देयर गॉड्स पिक्चर, देयर कल्चर पिक्चर ऑन देयर थिंग्स विच दे वांट टू सेल इन इंडिया, देन इट वोंट वर्क. ये उन्हें समझ आ गया था कि अब जो उन्हें एडवर्टाइजिंग करनी है, अब जो विजुअल एडवर्टाइजिंग करनी है, लेबल भी लगेगी, पिक्चर भी लगेगी टेक्स्ट के साथ साथ, तो वो पिक्चर भी बहुत इनोवेटिव होती जा रही थी. पहला तरीका उन्होंने जो लगाया था कि दे पुट द इंडियन गॉड्स एंड गॉडेस, कृष्ण भगवान की, सरस्वती की पिक्चर फ्रॉम मैच बॉक्स पर, पेंसिल बॉक्स पर, सब प्रोडक्ट्स पे वो भगवान की पिक्चर लगाने लगे थे. डालडा ऑयल, रिफाइंड ऑयल, एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट द इंडियन यूज टू बाय, उस पर लगी होती थी भगवान की फ़ोटो. तो ऐसा लगता था कि ये तो लगी होती भगवान की फ़ोटो, तो ऐसा लगता था कि ये ट्रू प्रोडक्ट है, गॉड्स अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, तो ये चीज़ ख़राब हो ही नहीं सकती क्योंकि इस पर भगवान का फ़ोटो है. सेकेंड थिंग दैट हैपन इन द एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री वॉज कैलेंडर. पीपल स्टार्टेड पुटिंग कैलेंडर, यूज देम एज ए सोर्स ऑफ मार्केटिंग. अगर आप बाज़ार में कुछ खरीदने जाते हैं तो कैलेंडर दिया जाता था और उस कैलेंडर पर अपनी मार्केटिंग करते थे. जैसे मेघना फूड उस पूरे कैलेंडर पर लिखा होता था. वो कैलेंडर पर साल अपने साथ, पूरे साल अपने साथ रहता था. नहीं चाहकर भी उस कैलेंडर को फेंक नहीं सकते थे क्योंकि उस पर डेट्स लिखी होती थी. रिच हो पुअर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो कमोडिटी तो सबको चाहिए होती थी.
तीसरा, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का इम्पॉर्टेंट फीचर वॉज नाउ वी स्टार्टेड टू पुट द फिगर्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस। तो लोगों को ये लगता था कि उनका फ़ोटो है तो प्रोडक्ट राजा रानी भी यूज़ कर रहे हैं। नाउ डेज अब सेलिब्रिटीज़ ने उनकी जगह ले ली थी। उसके बाद नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो एडवर्टिंग के लिए भारत माता के फ़ोटो का बहुत यूज़ होने लगा था और अलग तरह से स्वदेशी फीलिंग महसूस करते थे। सो द आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म इज स्प्रेडिंग। एक पंथ दो काज हो रहे थे। नाउ स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर कंप्लीट हियर। इसमें अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो अपन गूगल मीट पे क्लियर करेंगे। थैंक यू।